नमस्कार साथियों, मैं अरुण खोटे आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी दलित चेतना व दलित आंदोलन के सहयात्री की सीरीज में आज हमारे साथ दिल्ली से संजीव कुमार जुड़े हुए हैं। संजीव कुमार दिल्ली दिल्ली में दलित आदिवासी शक्ति अधिकार केंद्र मंच चलाते हैं और उसके माध्यम से पूरे देश भर में तमाम तरह के हस्तक्षेप करते रहते हैं। दलित साहित्य से लेकर के वो मैनुअल स्क्वेंजिंग जैसे कामकाज से जुड़े लोगों के पक्ष में मजबूत आंदोलन खड़े करते हैं और निरंतर उनको न्याय दिलाने की प्रक्रिया को जारी रखते हैं। फिर चाहे वो कूड़ा बीनने वाले भी क्यों ना हो, वो वहां पे भी कभी नहीं चूकते हैं। वो कठपुतली का काम करने वालों की जब बस्ती उजाड़ी जाती है, वो वहां पे भी जाके तन के खड़े हो जाते हैं। संजीव कुमार एक ऐसा नाम है जो पूरे देश भर के आंदोलनों के बीच में भली भांति नाम है, क्योंकि किसी भी आंदोलन को अगर दिल्ली में अपनी आवाज उठानी है तो उन सब की सहयोग के लिए संजीव कुमार तत्पर खड़े रहते हैं। संजीव कुमार आज हमारे बीच हैं। वामपंथी छात्र राजनीति से अपना जीवन शुरू करने वाले संजीव कुमार आज एक अम्बेडकरवादी व्यक्तित्व के रूप में एक बहुत मजबूत नेतृत्वकारी की भूमिका निभा रहे हैं। आइए आज हम संजीव जी से बातचीत करते हैं। आखिर उन्होंने अपने इस सामाजिक राजनीतिक जीवन में आखिर वो आए क्यों, और आए तो उन्होंने अपने जीवन की इस पूरी सामाजिक राजनीतिक जीवन की के बीच में सबसे महत्वपूर्ण सफलता किसे मानते हैं। तो संजीव जी, स्वागत है आपका। जी, तो शुक्रिया अरुण भाई। तो अपने बारे में बताइए फिर। मतलब अपने बारे में ही बताना बहुत कठिन होता है। मतलब छोटी सी लगभग जैसे आपने ही काफी अच्छा इंट्रोडक्शन रख ही दिया चीजों को लेकर। मेरा जो प्रारंभिक शुरुआत जो हुई है, मेरी पैदाइश दिल्ली की है और दिल्ली में मैं पला बड़ा हूँ। और स्कूली जीवन के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, जहाँ पर ग्रेजुएशन की, फिर उसके बाद एमए किया और उसके बाद के उसमें यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स सोशल वर्क भी किया और उसके बाद लॉ भी किया है। तो इन सब चीजों के साथ जुड़ते हुए फिर राजनीतिक जीवन में मैं छात्र राजनीति में बहुत सक्रिय था उस वक्त, जब मैं मेरा विद्यार्थी जीवन था। उस समय मैं काफी सक्रिय था। धीरे धीरे तभी से ये चेतना जागृत हुई कि समाज के लिए कुछ करना है, और करना नहीं है, समाज को बदलने के लिए क्या करना है, क्या होना चाहिए। ये जो सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम को पूरा चेंज करने के लिए हमें दखल देना पड़ेगा और ये देखिए सरकार को जवाबदेही बनाना पड़ेगा। ये चेतना तब से बनी हुई थी और लगातार आज भी उसी को हिस्सा जोड़ते हुए फिर बीच में 2004 में मैं दलित आंदोलन से पूरी तरह से सक्रिय रूप से जुड़ चुका था, जिसमें नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स में शुरुआती दौर पे हुआ और उसके बाद फिर हमारा लगातार उसमें सक्रियता रही। उसके बाद आज मैं काफी लंबे समय तक निर्देशक भी रहा दिल्ली फोरम जैसी संस्थाओं का, और अभी मैं राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट का कन्वीनर भी हूँ, जो कि पूरे देश में 26 लोग हैं, उसमें से मैं एक हूँ। और अभी भी हम लोग मैनुअल स्क्वेंजिंग और वेस्ट पिकर्स के ऊपर काम करते हैं और दलित मुद्दों पे और ह्यूमन राइट्स और नेचुरल रिसोर्सेज की लड़ाई के लिए काम कर रहे हैं। और दलित साहित्य पे हम लोगों का एक बड़ा काम है। निश्चित तौर पे संजीव जी, आपके कामकाज के और हस्तक्षेप के क्षेत्र की रेंज बहुत लंबी है, लेकिन इन सारी रेंज में आप सबसे ज्यादा प्रमुखता किसको देते हैं, और जिस मुद्दे में आप प्रमुखता देते हैं, आखिर उसमें आपकी अब तक की सबसे बड़ी लैंडमार्क सक्सेस कहाँ रही, जहां पे आप मानते हैं ये मेरे सामाजिक आंदोलनों के में रहते हुए ये मेरी एक सबसे बड़ी सफलता है। अरुण भाई, मुझे लगता है कि सफलता वाला जो शब्द है ये शायद हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को शोभा भी नहीं देता कि सफलता क्या है। सफलता तो यही है कि मतलब ज्यादा से मुझे याद है कि हम लोग जब एनसीडी4 में थे तो हम लोगों ने गायत्री कॉलोनी में मतलब एक बड़ी संघर्ष किया था, जहाँ पर एविक्शन का बहुत बड़ा डीडीए के खिलाफ हम लोगों ने संघर्ष किया था, जिसमें कि 2,500 परिवारों को उजाड़ा जा रहा था डीडीए की लैंड पे, वो ऐसा कह के कि उनको एनक्रोच किया था।
तो एक लंबी डेट, जब बुलडोजर चल रहे थे तो बहुत दिल से लग रहा था कि बस सब कुछ खत्म हो चुका है। पर कोर्ट के इंटरवेंशन से जब हम लोगों ने इसमें प्रयास किया, काफी सारी संस्थाओं ने मिलकर, और उसके बाद जो कोर्ट ने डिसीजन दिया कि अभी ये इसको स्टे ऑर्डर दिया जाए, और कोर्ट ने ये भी कहा कि इसको रोका जाए, और जो डीडीए को ये कहा जो आपने तोड़ा उसको फिर से बनाया जाए। तो मतलब ये ऐतिहासिक लैंडमार्क मतलब एक निर्णय था वो, उसको मतलब कोर्ट का निर्णय बहुत बड़ा था और डीडीए को मानना पड़ा। आज वो काफी इतने 10-12 साल के बाद भी वो लोग काफी अच्छा वहां पर रह रहे और मकान बने हुए हैं उनके, बढ़िया से मकान बने हुए। झुगिया थी उसके ऊपर उन्होंने एक एक दो दो उसमें फ्लोर बना लिए छोटे छोटे हुए। बट ये था, और उसके बाद अभी मैं बहुत दूर इस तरह से मतलब अच्छा लगता है कि कुछ अगर संघर्ष करते हैं तो उनको न्याय दिलाने में हम लोगों का एक सहयोग होता है, उसमें थोड़ा सा अच्छा लगता है। जैसे अभी हम लोग दिल्ली में ही नरेला सीवर वर्कर्स की एक डेथ हो गई थी, जिसमें कि डीडीए ये मान रही थी कि ये डेथ जो है सीवर वर्कर्स की नहीं है, ये कोई राहगीर जा रहा था उनका डेथ हो गया है, जबकि उसको डीडीए के अंडर वो काम कर रहा था। उन्होंने उसको हायर किया हुआ था, क्योंकि बहुत सारे ये ठेका प्रथा की जो परंपरा चली है उसके तहत इसको ये काम कर रहे थे। करीब 100-150 ढक्कन खोलने के बाद उसका आखिरी ढक्कन खोला, जैसे ही खोला वो वहीं पर मर गया। तो उसके साथी ने बताया कि ये जैसे ही खोला वैसे ही गैस लगी, तुरंत वहीं पर खत्म हो गई। फिर हमको बाद में जब हम उसका जैसे ही पता लगा, हम लोग उस पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन ने बढ़िया सी एफआईआर दर्ज किया था, बट अरेस्ट किसी को नहीं किया था। फिर हम उसके परिवार के लोगों के यहाँ गए तो पता लगा कि 3 बच्चियां, एक 17 साल की, एक 13 साल की और एक 9 साल की, और उनकी माँ 9 साल पहले मर चुकी थी और वो पिताजी ही पाल रहे थे। मतलब जो घर पे ही जो आलन पालन करने वाला ही नहीं रहेगा तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई थी बच्चों के लिए। जब हम लोगों ने पीएमआरसी वाले उसमें ग्रुप में डाला तो काफी साथियों ने बोला कि हम बच्चों की मदद करेंगे। फिर हम लोगों ने यहाँ पे बहुत काफी सारे साथी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर हम लोगों ने इसको लीड लेते हुए एसडीएम को बहुत प्रेशर लिखा, चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा, एडवोकेसी काम को हमने बहुत सुचारू रूप से चलाया। मीडिया ने, एनडीटीवी ने इसको कवर किया, वायर ने इसको कवर किया, तब जाके एक प्रेशर ग्रुप इकट्ठा हुआ तो उनको 10 लाख का एक एफडी उनको मिला उन बच्चियों के नाम पे, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा अपना कुछ पोषण कर पाएंगे। तो वो एक अच्छा लगता है, मतलब अभी भी कल्प्रिट जो है वो बाहर है, तो इस तरह का थोड़ा अच्छा लगता है कि हमारी मेहनत इनके लिए काम आई और वो पूरे समाज के लिए एक आइडियल भी बनता है। दरअसल यही जो छोटी छोटी सफलताएं होती हैं यही आपकी सोशल कैपिटल है, और ये एक ऊर्जा देने का निरंतर काम करती है। आप एक मंजिल को हासिल करते हैं तब आप एक बड़े मुकाम की तरफ फिर आगे चल देते हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता की यही स्थिति होती है। लेकिन संजीव जी, इस पूरे सामाजिक कामकाज को करते समय बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, चाहे वो संसाधन हो, चाहे परिवार हो, या फिर समाज ही क्यों ना हो। इन तमाम चीज़ों के बीच से जो परेशानियों का, जिस तरह की परेशानियों का सामना करते हैं आप, कुछ उसका जिक्र करें, इसलिए भी कि वो जो तमाम लोग आपकी इस पूरी बातचीत को देखेंगे, सुनेंगे, तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के जीवन में क्या चुनौतियां आती हैं, किस तरह की उसकी उनका सामना करता है। उनका सामना करते हुए वो अपनी पूरी क्षमता, पूरी ऊर्जा, पूरा समय समाज के लिए खर्च करता है। अरुण भाई, मुझे लगता है कि ये प्रश्न फिर अपने आप में काफी गंभीर प्रश्न है और छोटे स्तर पे मुझे लगता है कि बात करना इससे कितना कर पाता हूं मैं बात करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां होती है। पहली बात तो आपके घर से ही चुनौतियां होती है। एक सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि आप समाज के लिए काम कर रहे हैं। समाज के काम करने का मतलब आप मैटेरियलिक लाइफ में, कमर्शियल लाइफ में कुछ नहीं हो, आप जीरो। फैमिली से भी वो सपोर्ट नहीं मिल पाता कि वो, जब मैं कॉलेज के टाइम से था तभी से मैं जुड़ा हुआ था, क्योंकि फाइनेंशियली कुछ एक जीवन चलाने का जो भौतिक जो जरूरतें हैं वो शायद सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बहुत कम होती हैं। तो वो फिर धीरे धीरे चीजों को आपने, जब आप समाज बदलने की, समाज के लिए काम करने के लिए, उनके मुस्लफी लोगों के लिए संघर्ष करने की बात करते हो ना, तो फिर घर परिवार वाले, पहले परिवार के मेरे पेरेंट्स को भी बहुत लगता था कि ये बच्चा तो गया भाई, भगत सिंह तो पड़ोस में होना चाहिए ना, हमारे घर में नहीं होना चाहिए। तो उनको लगा कि ये भगत सिंह हमारे घर में क्यों पैदा हुआ। तो वो किसी तरह से हम लोग निकले उससे, पर
धीरे धीरे हमको चीजें समझ में, ट्यूशन पढ़ा के हम लोग लोगों को ट्यूशन पढ़ाते थे, ज्यादा समय वहां देते थे। फिर शुरुआती दौर में कि कुछ तो मतलब आपको काम चलाना है, तो फिर उस कॉलेज टाइम से हमने अखबार डालने का काम किया काफी सारे साथियों ने। तो उससे क्या, 4 बजे उठ के आप 6-7 बजे तक न्यूज़पेपर आप बांटते हो सुबह सुबह, जो कि मैंने 2-3 साल तक किया, और शाम को ट्यूशन पढ़ाते थे। तो आपका आपका जीवन थोड़ा चलने लगता था कि हाँ, जेब में पैसा रहता था, परिवार के ऊपर निर्भर नहीं रहता। पर आज भी वही स्थिति होती है, जब एक लंबे समय के बाद, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता के पास अगर वो सच्चे उसमें रूप में बिल्कुल जुझारू रूप से चलता है, ईमानदारी से चलता है, उसकी जेब में कुछ नहीं होता, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो मैं पारिवारिक और आर्थिक चीजों से जोड़ रहा हूँ। बहरहाल इसको यहीं पर रोकते हुए अब दूसरे स्तर का जो चैलेंज जो हम बताते हैं, सिर्फ आपको पुलिस का टारगेट बहुत बनना पड़ता है। जब आप बस्तियों में बचाने के लिए जाते हैं तो कौन लोग आ रहे हैं, इनके कनेक्शन बाहर से होंगे, ये विदेशी है, ये एनजीओ है, बहुत सारे कनेक्शनों के साथ जोड़ दिया जाता है। और पुलिस आए दिन आप प्रोटेस्ट करते हो, आप रैलियां निकालते हैं, तो पुलिस आपका नाम जरूर करती है। अगर आप दिल्ली में ये स्थिति हो जाती है कि कोई भी धरना कर रहा हो तो आज पूछते हैं कि सर आप आज कहाँ पर हो, चाहे दिल्ली से बाहर में हो, तो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, तो आप कहाँ पर हो। तो मैंने कहा भाई ये तो मुझे नहीं पता, ये किसी और को पता। मतलब एक लिस्ट में आप टारगेटेड होते हो। जब मुझे याद है कि मुझे जब हम लोग श्रम शक्ति भवन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, इससे बड़ा चैलेंज क्या होगा, हमारी अरेस्टिंग हो गई। आप भी शायद आपको याद होगा, हम 62 लोगों की अरेस्टिंग हुई थी 2006 में। तो मतलब 6 में, तो मतलब वो अभी तक केस हम लोग भुगत रहे हैं, उसको चल ही रहा है। तो उसमें मतलब हमको 8-10 दिन तक जेल में जाना पड़ा। जेल का भी एक अच्छा अनुभव रहा, और वो भी दिल्ली के तिहाड़ जैसे। तिहाड़ जेल में मेरी जाने की बहुत इच्छा थी, तो पर वो आंदोलन के चलते हुए वो पूरी हुई। और उसके बाद पुलिस वाले बहुत सारा टारगेट करते हैं। मतलब अभी भी किसानों के आंदोलन में किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसमें भी आप हमारे वेबसाइट वगैरह में भी, हमारे फेसबुक बुक में भी कुछ ना कुछ सफरिंग करते रहते हैं, क्योंकि उसमें सफरिंग का एक पेज होता है, उसमें पता लग जाता है कौन कौन कहाँ से कर रहा है। एनीवे, पर ये सारे चैलेंज होने के बाद भी आपके पास आप काम कर रहे हैं, तो आपको किराया भाड़ा भी चाहिए वो भी एक पर आपकी जैसे जैसे पहचान होती रहती है एक जगह से, ट्रैवलिंग के लिए बहुत खर्च होता है। पर साथियों को बोला जाता है, कुछ संस्थाओं को बोला जाता है, वो लगातार उसमें प्रयास करती रहती है, तो एक चलता रहता है। पर उसके साथ भी ये बड़ा चैलेंज होता है कि सरकार हमको कब उठा ले, कब हमको फिर से बंद कर दे, कब सरकार के खिलाफ हम लोग आवाज उठा रही, इसका जो डिग्री ऑफ हमारी जो प्रोटेस्ट है उसको किस लेवल पे करना, वो भी हमारे लिए कई बार चैलेंज होता है। क्योंकि आप मतलब आप जनहित के लिए अगर आप आवाज उठाओगे तो आप देशद्रोही हो, तो वो ठप्पा लगने से पहले काफी बच बचा के चलना पड़ता है। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पुलिस के साथ आए दिन हमारा भड़क होती रहती है। अभी भी केसेस को लेकर पुलिस पूछती है कौन से हो, कहां से हो, एनजीओ हो, कौन सी संस्था है, आपका क्या इसमें रोल है। तो वो आए दिन पुलिस उसमें मतलब बहुत बढ़िया सहयोग नहीं करती है। और सबसे बड़ा स्टेट का एक रिप्रेशन का पूरा प्रोसेस इसके साथ बंधा रहता है। ये एक बड़ा चैलेंज है कि पुलिस के साथ तो मामला यह है कि वो जो स्टेट है, जो सरकार है, वो उसके दिशा के हिसाब से आपके प्रति सरकार का जो दृष्टिकोण है, पुलिस उसका सिर्फ प्रतिनिधित्व करती है। दूसरा, पुलिस का जो हमारे यहाँ का कानून है, वो 1862 का कानून चल रहा है हिंदुस्तान में, उसमें कोई बड़ी बदलाव नहीं हुआ है। जब तक पुलिस के कानून में बदलाव नहीं होगा, पुलिस को जनपक्षी नहीं बनाया जाएगा, तब तक वो संभावना नहीं बनेगी। और ये मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन ये जब इस तरह की चुनौतियों का सामना आप कर रहे होते हैं, तब क्या समाज के लोग आपके साथ खड़े होने की स्थिति में होते हैं, खासतौर पे वो लोग जिनके लिए आप लड़ रहे होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। पर जिनके लिए आप लड़ रहे होते हैं वो साथ में खड़े होते हैं। थोड़ा सा उनको भय होता है, उनको थोड़ा सा उत्साहित करना पड़ता है, और उनको एनर्जी लेवल बूस्ट करनी होती है। मतलब हम लोग वेस्ट वर्कर्स के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग सीवर वर्कर्स के लिए काम कर रहे हैं, उनकी लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए काम कर रहे हैं। उनको बहुत, उनके जीवन में बहुत भय होता है। और हमारे लिए ये भी एक चैलेंज है, क्योंकि उनका नौकरी
अगर वो कुछ बात रखते हैं अपने, मतलब सिवा वक़्त की बात करते हैं, ठेकेदारी प्रथा के ऊपर वो के साथ जोड़ते हुए इसको, वो उनके अधीन काम करते हैं। वो ठेकेदार उनको पूरी सैलरी नहीं देता, आधी सैलरी खुद रख लेता है। अगर वो हमसे बात करेंगे तो वो भी नहीं नसीब होगी। तो एक सबसे बड़ा ये है चैलेंज। तो ऐसे लोगों को हम लोग जागृत करते हुए साथ में लाने का प्रयास करें ताकि वो अपनी आवाज खुद उठा सके, और वो धीरे धीरे हो रहा है काम। ऐसे ही वेस्ट वर्कर्स का भी यही मामला है। जो कूड़ा चुनने वाले हैं उनको आप मेरे घर पे कूड़ा जो लेके जाता है एक वेस्ट पिकर, तो मैं उससे हाथ नहीं मिलाऊंगा, क्योंकि उसके हाथ बहुत थने होते हैं कूड़े के साथ। और उसी हाथ से वो रोटी भी खाता है, उसी हाथ से वो मतलब घर में भी वो रहता है, थोड़ा हाथ धो लेते हैं। पर फिर भी जो जो बहुत स्वच्छता की जो बात करते हैं ना, वो उस व्यक्ति से हाथ नहीं मिलाएंगे। और शायद मेरे को भी घिन आ सकती है, क्योंकि ये हमारे खाने में से करेंगे, वो तो हमारे इस उसमें देश कूड़े में में से। ऐसा है संजीव जी कि जी सफाई वाले को कूड़ा वाला कहा जाता है और कूड़ा पैदा करने वाले को मालिक कहा जाता है। बिल्कुल, वही है मामला। सही, मतलब ये अच्छा आपने उदाहरण दिया सही में, कि हम लोग जो अमूमन हमारे घरों जो घरों से। लोग घरों में कूड़ा उठाने आते हैं तो उनकी पहचान यही होती है कि कूड़ा वाला है, जबकि वो कूड़ा वाला नहीं हाँ, होता। कूड़े वाले बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ, घर के लोग होते हैं। संजीव, आप जी दलित आंदोलन में तकरीबन 15 साल से निरंतर हैं और बहुत सारे परिवर्तन जिस तेजी से पिछले दिनों लगातार हुए, और अभी इस समय जो हम वर्तमान सत्ता का चरित्र देख रहे हैं और उसमें दलितों की जो स्थिति है उसको भी बहुत पास से देख रहे हैं। ऐसे समय में आपको क्या उम्मीद लगती है कि आने वाला भविष्य दलितों का क्या होगा? जी। बताइए। दलितों की राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों पे आने वाले समय में क्या आप कोई सकारात्मक बदलाव की उम्मीद रख रहे हैं? नहीं, देखिए, ये जो मुझे ये लगता है कि अरुण भाई, देखिए आप, सबसे पहले ये मामला है कि दलित पिछले मतलब कई दशकों से मतलब अपनी चेतना के स्तर पे बढ़ा है, चाहे वो फाइनेंशियली भी हो। बट उससे बड़ा जो एक सबसे बड़ा जो सत्य है कि हमारे दलित मतलब पूरे इसमें खेमे में जो थोड़ा सा पढ़ लिख जाता है या कोई पौधा पा लेता है, वो रिटर्न नहीं करता है सोसाइटी को। मतलब पे बैक टू आज द अंबेडकर सोसाइटी नहीं होता है। सोसाइटी को वो नहीं कर पाता है। वो मतलब बहुत कम लोग हैं, मैं वो पूरा नहीं कह रहा हूँ। मतलब बहुत सारे, मतलब हमारे मित्रों से लेकर मेरे परिवार के हिस्सों तक का भी वो बहुत बड़ा एक वो मानते हैं कि वो मानते ही नहीं है कि अम्बेडकर की वजह से हमको मिला है, बाबा साहब की वजह से हमको मिला है। तो वो तो कहते सरकार ने दिया, और सरकार ने दिया तो इसलिए उनको ये नहीं पता कि किस संघर्ष से ये सब कुछ मिला है। वो इस चीज को भुला देते हैं। सिर्फ बहुत ही कम उसमें लोग हैं, जो बहुत ही रेयर है, जो कि इस चीज को मानते हैं कि हमको सोसाइटी को रिटर्न पे करना है। वो बहुत ही कम तबका है। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि जो एक बड़े तरह से, मतलब हमारे बहुत सारे मित्रगण ऐसे हैं बहुत अच्छे अच्छे ओहदों में हैं, कि मजाल है कि वो अगर एक बच्चे की भी फीस भरते हो, रेयर केसेस में, सभी के लिए नहीं कह रहा हूं, पर एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो कि दलित आंदोलन में या दलित उसमें बहुत कम अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते, और उस जिम्मेवारी की वजह से बहुत बड़ा आंदोलन बनने में चूकता है। मतलब ये चूकता है, उसकी वजह मुझे ये लगता है कि वो इसलिए पे नहीं कर पाते क्योंकि एक बहुत बड़ी लंबे संघर्ष के बाद वो आए हैं। तो सोचे कि इसको जितना क्योंकि उनके हमारे पास बैकअप भी नहीं है ना, हमारे पास बैकअप भी नहीं है, आर्थिक भी बैकअप नहीं है, सामाजिक बैकअप भी नहीं है। तो इसीलिए जो मिला है उसको अपने संजो के रखते हैं, उसी को बचा के रखते हैं। ये फिर बाद में रखेंगे कि भाई पहले अपना पेट भर लेते हैं, फिर दूसरों का पेट भरने वाला। तो मुझे लगता है संजीव, वो है, अभी उसकी वजह से। अभी अभी 2014 के आसपास से 2016-17 तक एक दलित उभार हमने देखा था, जिसमें चेन्नई का अंबेडकर पेरियार सर्किल से होकर के तेलंगाना में रोहित वेमुला का कांड, और एफटीआई में पूना में जाति के मुद्दे को लेकर के छात्रों का आंदोलन। उसके बाद हमने सहारनपुर में देखा एक पूरा दलित उभार। ये एक पूरी चेन हमने देखी, और
इसके बाद भीमा कोरेगांव जैसा कांड हुआ, जहां पे दलित लोग एक व्यापक अत्याचार के शिकार हुए, और उनकी पक्षधरता में जो नेतृत्व खड़ा हुआ, आज उसका एक बड़ा हिस्सा जेल में है। तो ऐसी स्थिति में वो जो एक शुरू हुआ था कि बहुत सारे यंग लीडर्स निकल के आए थे 2014 से 2017-18 तक, लेकिन अचानक से वो तेजी में एकदम से कमी आने लगी, और आज एक तरह का वैक्यूम जैसा दिख रहा है उन युवा नेतृत्वकर्ताओं का, और एक दिशा भ्रम बहुत दिख रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, आप बिल्कुल सही है। देखिए, सबसे बड़ा एक हमारे साथ अभी जो दलित आंदोलन और पूरा दलित चेतना का जो मुझे लगता है कि स्तर बहुत बड़े स्तर पे फैला है। ठीक है, वो चेतना तो बहुत विकसित हुई है, ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे हुई है। पर जहां तक मैं जो बोलता हूं कि हमको जिस तरह से लाल मतलब राजनीति का जो पूरा एक मतलब राजनीतिक पार्टियों से, मतलब जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में अगर जब आप घुस जाता है, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में घुस जाता है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वामपंथी की तरह से हम हथियार उठा लीजिए। जब हम लोग अगर समाज को बदलने की जब बात करते हैं, पूरे पूरे समाज को उठाने की, उत्थान की बात करते हैं, बहुत बड़े तबका अभी जो है जिनको पता ही नहीं कि हम दलित है, वो जिए जा रहे हैं कीड़े मकोड़ों की तरह, वो जानवरों की तरह वे भी जी रहे हैं। उनका कहीं पर भी अता पता नहीं है, उनको पता ही नहीं कि हमारे अधिकार क्या है, हमारा उनको वो फ्यूडलिज्म, वो साम्यवाद अभी भी वो विकसित है गांवों में। शहरों में तो थोड़ा सा इसलिए नहीं पता लगता कि पड़ोस वालों को नहीं पता लगता। जब पॉलिटिकल पार्टीज के साथ प्रलोभन का जो अलायंस होता है, वो वहीं पर चेतना पूरा बैठ जाती है। मतलब अगर हम हमारे कुछ नए नए जो अभी देखा जाएगा, 2-3 जो आंदोलनों की आप बात कर रहे थे, चाहे वो गुजरात से हो, चाहे यूपी से हो, वो अभी कहाँ है? वो सब ये राजनीतिक मंच तलाश कर रहे हैं, जिसमें कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वो एक बड़ा एक उपलब्धि सोचते हैं कि समाज में बदलाव हो सकता है। ठीक है, वो एक हो सकता है, पर उसके साथ साथ बड़े स्तर पर हमको समाज में एक आंदोलन चलाने की जरूरत है, जिसमें कि राजनीतिक पार्टियों से अलग होकर, या राजनीतिक इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से अलग होकर हमको उनके पहले उत्थान के लिए बात करनी होगी। वो एक बड़ी लड़ाई है। इसीलिए जो कोरेगांव से लेकर दूसरी जो बातें हुई हैं, वो जो संघर्ष हुए हैं, जो एक वैक्यूम आया था, उसने तत्कालिक तो चलाया, पर लंबे स्तर पर ये चलाने का ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म आज तक हिंदुस्तान में तैयार नहीं हुआ। जो हुआ था वो फिर राजनीतिक में बढ़ जाता है। हाँ संजीव, यदि पूरे दलित आंदोलन को हम अगर फेज में बदल के देखें, तो हम देखते हैं कि सबसे पहला दलितों का जो संघर्ष था, सबसे पहले दौर का, तो उसमें दलित अपने वजूद के संकट को लड़ रहा था। वो अपने आप को इंसान साबित होने के संघर्ष को लड़ रहा था। देश की आज़ादी के बाद, संविधान के लागू होने के बाद भी ये संघर्ष लंबा चला, और एक स्थिति ऐसी आई जब दलितों को ये वजूद के संकट से वो ऊपर आ गए, और जो ये वजूद के संकट से ऊपर आए, तब उनको जातिगत भेदभाव का शिकार होना पड़ा, और उनके दूसरे दौर में उनको अपनी पहचान की लड़ाई लड़नी पड़ी, जिसको आमतौर से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या आइडेंटिटी स्ट्रगल कहा जाता है। इस पहचान के संघर्ष को चला, और मेरे अंदाज से, जहाँ अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो 1984 में मान्यवर काशीराम जी के मुख्य धारा की राजनीति में आने के बाद से ये दलित चेतना बहुत मजबूत हुई, और ये जो आइडेंटिटी का जो इशू था, बहुत मजबूती से उठा, और बहुत बड़ी तादाद में लोग खुल करके सामने आने लगे, और ये इस पहचान के साथ कि हाँ, हम दलित हैं, ये एक गर्व के साथ, पूरी पहचान के साथ शुरू हुआ। जबकि उसके पहले आमतौर से दलित जो थे अपनी पहचान को छिपा करके रहते थे, खास तौर पे शहरों के परिप्रेक्ष्य में। गांव में ऐसा होना बहुत संभव नहीं हो पाता था, इसलिए वहां पे सब बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बाद जो था, ये अधिकारों का एक दौर शुरू हुआ, जहां पे दलित आंदोलन ने ये क्लेम किया कि संविधान में जो अधिकार मिले हैं उसमें हमारा बराबर का हक है, और उसके पूरे हक हमें चाहिए।
ये एक अधिकार का आंदोलन शुरू हुआ। अधिकार का आंदोलन आप तो अगर देखें तो पिछले 2 दशक में जो पूरा अधिकार का आंदोलन चला, जिसके चलते बड़ी तादाद में दलित एक्टिविस्ट जो थे वो ट्रेन किए गए, बहुत सारे दलित संगठन खड़े हुए और बड़ा ही कानूनी स्तर पे मजबूती बना करके चाहे एट्रॉसिटीज हो या लैंड हो, इन तमाम मुद्दों पे उन्होंने हस्तक्षेप किए। अब जब ये अधिकार की लड़ाई पे भी दलितों ने अपने अधिकार को मजबूती से स्थापित कर लिया, उसके बाद जब उनकी जब तक एक समाज संसाधनों से मजबूत नहीं होगा तो वो लंबे समय तक स्वतंत्र भी नहीं रह पाएगा, वो विकास भी नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में आज दलित वर्ग के सामने जो बड़ी चुनौती है वो ये है कि किस तरह से अपने समाज के संसाधनों को बढ़ाया जाए। लेकिन एक सबसे प्रमुख संसाधन होता था लैंड। लैंड की लड़ाई लंबे समय से इस देश में चली, लेकिन पिछले ये जो दशक जिससे हम गुजर रहे हैं, इस दशक में ये पूरी की पूरी लड़ाई जमीन की जो थी पूरी लगभग शांत पड़ चुकी है। और जो जमीन बंटवारे का जो आज़ादी के बाद ही जो एक सपना देखा गया था वो शुरुआत से ही दम तोड़ता चला गया। अब जब ये जमीन का संसाधन की संभावनाएं दिन ब दिन कम हो रही हैं, तब एक नई बात हो रही है कि क्यों नहीं दूसरे तरीके इस्तेमाल किए जाएं जिससे कि दलित जो हैं वो अपने समाज को मजबूत कर सके संसाधनों के स्तर पे। ऐसे समय में दलित इंटरप्रीन्योरशिप को लेकर के बहुत सारी बातचीत हो रही है और सरकार के पास तमाम तरह के संसाधन हैं। दूसरी तरफ दलितों के सामूहिक विकास के लिए शेड्यूल कास्ट सब प्लान जैसी व्यवस्थाएं हैं। तो आज की तारीख में यह है कि जैसे समाज कल्याण मंत्रालय के पास शेड्यूल कास्ट के लिए स्पेशल स्कीम्स हैं स्टार्टअप्स चालू करने के लिए, लेकिन उसमें आज की तारीख में बेरोजगारी के दौर में भी उस तादाद में दलित वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तमाम कारण हो सकते हैं। दूसरी तरफ शेड्यूल कास्ट सब प्लान जैसी पैसा जो कि एक बहुत बड़ा पैसा होता है, ना तो उसको अनुपातिक तौर पे क्लेम किया जा पा रहा है और ना ही लोग उसको इस्तेमाल करने की स्थिति में आ पा रहे हैं। तो ऐसे समय में दलित इंटरप्रीन्योरशिप और शेड्यूल कास्ट सब प्लान के माध्यम से अपने समाज, अपनी बस्तियों को बेहतर बनाने के लिए जो इस्तेमाल हो सकता है, उस दिशा में काम क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं, देखिए, इसमें काम तो हो रहा है। मतलब वही है कि काम नहीं हो रहा है। पहले भी होते रहे, स्कीम काफी पहले भी चलती रही और उस स्कीम का और जो पूरा जो इंटरप्रिटेशनशिप का जो पूरा ये बहुत सारे संस्थाओं के साथ जुड़ के जो चल रहा है, ये इसका दायरा थोड़ा सीमित है। मुझे ये लगता है कि देखिए, सरकार का अपनी तरफ से ये होता है कि उन्होंने दे दिया, अपनी तरफ से स्कीम घोषित कर दिया, बहुत सारे प्रावधान उन्होंने घोषित कर दिए, पर ये आम नीचे तक नहीं जा पाता है और उसकी एक लिमिटेशंस होती है कि एडवर्टाइजमेंट का अभी देखिए बहुत बड़े स्तर पर जो हो रहा है ना कि फ्री इंजेक्शन लग रहे हैं, वैक्सीन फ्री लग रहे हैं कोरोना को मुक्त करने के लिए। भयंकर उसमें आ रहा है कि अभी तो कल चर्चा में आ रहा था कि देखिए 1.5 लाख इंजेक्शन एक ही दिन में लगा दिए। अब वो कैसे लगा दिए समझ नहीं आ रहा, जो भी है लगा दिए। तो मतलब इसका मतलब है आपको प्रोपोगेंडा या आपका एडवर्टाइजमेंट जा रहा है। तो उस स्तर का जो नीचे तक जो लेके जाना है वो उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर, उस वाले एडवर्टाइजिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो चेन में काम नहीं करते। एक सेकंड, जो स्कीम्स है जो पूरा इसमें चाहे वो कारखानों का लगाने का हो या दूसरे और रिसोर्सेज में लगाने का हो। आप लैंड जैसे ही बात कर रहे हैं ना, आप तो बहुत इसमें माहिर है लैंड के मुद्दों को उठाने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आज दलितों के पास एक सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनके पास जमीन ही नहीं है। अगर दो बीघा जमीन टाइप का कुछ वो होता, मतलब तो वो खा कमा लेते बढ़िया सा अपना, तो उनको शहरों में आने की जरूरत नहीं होती। और चलिए ठीक है, क्योंकि फिर भी डोमिनेट होते हैं, मतलब डोमिनेट करने वाले उनको करते हैं क्योंकि उनके पास टुकड़ा ही नहीं होता, मतलब खेती के लिए टुकड़ा ही नहीं होता। तो अगर आप स्कीम्स करते हो तो आप इतने सारे सरकार के लैंड है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है पहले से जो आजादी के टाइम से होता हुआ आ रहा था, उसमें वो एक लिमिटेशन हुई। उसके बाद वो उस पर काम होना उतने बड़े स्तर पर नहीं हुआ। कुछ समय में मुझे लगता है कि इंदिरा के टाइम में कुछ लैंड बहुत
जंगल टाइप का कुछ लोगों को वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, पर वो भी बहुत ज्यादा स्तर पर नहीं हुआ, क्योंकि बहुत बड़ी जब लैंड भूमि का जो पूरा आवंटन का जो प्रक्रिया थी उसमें बहुत सारे बड़े बड़े स्तर पर इससे लोग जुड़े रहे, बड़े बड़े जमींदार इसमें जुड़े रहे कि इनको देने की जरूरत नहीं है। और अभी अगर शहरों में भी दी है तो उसमें ये बहुत कम उसमें हिस्सा मिलता है इनको डिस्ट्रीब्यूशन का, कि जैसे शहरों में अगर हम देखा जाए द्वारका के आसपास वो हरिजन बस्ती है, वो हरिजन के प्लॉट आपने काट दिए, उसने दे दिया, आज वो कमर्शियल हो गया, करोड़ों रुपए का वो भूमि हो गई है, ठीक है, पर उससे दलितों को कोई फायदा नहीं हो, क्योंकि उनसे औने पौने दाम पे वो खरीद ली गई है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारी स्कीम्स का भी कुछ लोगों को होने के बावजूद भी पता ही नहीं लग पाता और फायदा भी नहीं हो पाता। तो इसमें एक पूरा अगर मतलब किसी भी कोई भी सरकार आती है वो इसमें मुहिम नहीं चलाती है। जैसे आरक्षण के लिए तो वो बहुत प्रोपोगेंडा करते हैं कि आपको आरक्षण दे दिया है, आपको देखो कितना हमने इस तबके के लिए हम लोगों ने सोच लिया है, पर वो इस ये वो एडवर्टाइजमेंट वो स्कीम्स को नीचे तक नहीं पहुंचाते। अगर एक आदि पहुंच भी गई है तो उसमें पेपर वर्क इतना होता है कि उसको डिपेंडेंट रहना पड़ता है, कि जो कि वो दूसरे इतने बढ़िया तरीके से उसको दिल से जोड़ते हुए नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि ये स्कीम तो हम लोगों को नहीं मिली है, इनको क्या, इनका तो जीवन ही ऐसा ही है और इनका जीवन इसीलिए बना हुआ है, इनको मतलब ऐसे ही जीना है, और ये जो स्कीम इनको मिल रही है वो हमको मिलनी चाहिए। तो उनके मन में भी ये रहता है, और ये सरकार का इसमें कहीं पर भी मुझे लगता है कि कोई दखल अंदाजी नहीं होती कि क्या इसको पहुंचाया जाए जमीन पे, और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, कोई ऑडिट नहीं होता। सरकार किसी भी मुद्दे के प्रति जब तक वो संवेदनशील नहीं होगी तब तक वो जनता के पक्ष में कोई काम नहीं करती है। और जब तक सड़क पे उतर के एक मजबूत जन आंदोलन नहीं खड़ा होता है तब तक सरकार लोगों के पक्ष में काम नहीं करती है। आज आप देखिए कि शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान का जो पैसा है वो दलितों की कुल आबादी के अनुपात में बजट से उतना पैसा निकाल के अलग कर दिया जाना चाहिए, और वो दलितों की बस्ती या उनके घर या उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए जहाँ कहीं पे भी जरूरत हो वहाँ वो पैसा खर्च किया जाना चाहिए। लेकिन आज भी अनुपातिक दृष्टिकोण से ना तो पैसे का अलॉट ही हो रहा है, और जो अलॉट हो रहा है उसको सरकार जो है अपनी मनमर्जी के हिसाब से खर्च करती है। दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक दलितों की तरफ से इस शेड्यूल कास्ट सब प्लान के पैसे को लेकर के कोई क्लेम नहीं आया, मतलब उनकी तरफ से डिमांड ही नहीं जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या इसमें कुछ कोशिश की जरूरत है? देखिए, जो आप ही बोल रहे हैं, जब तक मतलब जनता का इसमें जन आंदोलन नहीं होगा तब तक वो नहीं होगा। कुछ हम जैसे संस्थाएं या कुछ और दूसरी संस्थाएं इसमें मिलकर संघर्ष तो कर रही हैं। स्पेशल कंपोनेंट प्लान बहुत ही बढ़िया, मतलब अपने आप में एक बड़ा मजबूती इसका स्तर है, मतलब अपने आप में बहुत ही अच्छा ये इसका स्कीम्स है, बहुत ही अच्छा बेहतरीन तरीके से है। अगर शायद उसका जो आवंटन किया जाता है, उसका जो पैसे का जो एलोकेशन उसमें होता है, जो कागजों में होता है, अगर वो इनको दिया जाए, मतलब दलित और आदिवासी में बढ़ जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत ही बड़े स्तर पर एक स्थिति बदल जाएगी। पर उसके देखिए, ये किसी भी पूरे दुनिया के पैमाने पर ये तय है कि बिना संघर्ष के कुछ हासिल नहीं होता है। और उसके साथ साथ आपको इंटेलेक्चुअल वर्क, उसके साथ साथ आपको वो बौद्धिक कार्य साथ में चलाना होगा, तभी ये इन चीजों का, जैसे स्पेशल कंपोनेंट प्लान की आप ही बात कर रहे हो ना, नीचे के स्तर पर किसी को पता ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि जनता को ये पता ही नहीं है, दलित आदिवासियों को, कि हमारे इसमें हिस्सेदारी होती है बजट में। वो सिर्फ कोई भी मैनिपुलेट कर लेती है, कोई भी सरकार ना उसमें ठीक से मतलब वो मानती ही नहीं है कि ये इनको जाए, डायरेक्टली जाएगा तो फिर तो मतलब सरकार आके करती है कि देखिए आपको जबरदस्ती ये पैसा आया, आपको लेना होगा। इस तरह का तो कभी हुआ नहीं ना, क्योंकि ये आपका हिस्सा बनता है। पर वो जो मामला है वो सरकार का, मतलब मैं बार बार सरकार बात कर रहा हूँ, पर बिल्कुल सरकार कौन चलाती है? जो सरकार जो बड़े स्तर पर बैठी हुई है, जिसमें कि बहुत बड़ी तादाद में हमारे ब्राह्मणवादी कुंठा से ग्रसित जो लोग हैं, वो लोग जमीन के स्तर पर इसको आने के लिए
कोई मतलब अपनी तरफ से उनको चेतना विकसित नहीं होती। और जो वहां पर आप ये बात करें नौकरियों में जो अगर हम इस सरकारी नौकरियों में देखा जाए तो हम लोग नहीं कह सकते कि वहां पर उनको एट्रोसिटीज या दूसरे मतभेदों का सामना नहीं करना पड़ता होगा। अगर आप वो वहां पर बैठ के भी अपने दलित समुदाय के लिए सोचते हैं तो फिर वो आपको टारगेट बनाते हैं। तो ये बहुत सारे हमारे पास इस तरह के केसेस भी है जिसकी वजह से हम लोगों की बैकअप और मिनिमम रिसोर्सेज की वजह से बहुत ज्यादा आवाज नहीं उठा पाते। पर जो बाहर है वो एक में जो बात आप भी कह रहे हो और मैं भी कह रहा हूँ कि एक जन आंदोलन इसमें उभरना चाहिए बड़े स्तर पर वो। और इसमें सिर्फ दलितों का ही नहीं, इसमें फिर जो कि नॉन दलित भी जो संघर्ष कर रहे हैं, जो कि किसान है या चाहे वो जंगल के मुद्दे के लिए मामला हो, उसमें भी उनको इस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा ताकि मिलजुल के इस लड़ाई को लड़ा जा सकता है। ये लड़ाई सिर्फ दलितों की और आदिवासियों तक की सीमित नहीं है, ये लड़ाई उनकी भी लड़ाई, उतना ही रोल उसमें जिम्मेदारी बनती है कि वो मतलब दलित और आदिवासी आंदोलन को मजबूत करने में अपना पूरा सहयोग और पूरी शिद्दत के साथ इसमें आए ताकि एक जन आंदोलन खड़ा हो पाए। बहुत अच्छा संजीव जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि आमतौर से होता क्या है कि सामाजिक कार्यकर्ता जो होते हैं वो मुद्दों की बात करते हैं और मुद्दों के ही कारण लोग उन्हें जानते हैं, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में उनको कोई आमतौर से जानकारी नहीं होती। उनके व्यक्तिगत जीवन में जो चुनौतियां होती हैं उससे उसकी लोगों समाज को जानकारी नहीं होती, और इसकी बहुत बड़ी कीमत खासतौर पे उनके परिवारों को उठानी पड़ती है। तो ऐसे समय में निश्चित तौर पे आप जैसे साथी जो निरंतर प्रयासरत हैं उसको समाज के लोगों का सहयोग चाहिए, क्योंकि किसी भी जीवंत समाज के लिए की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि उसके बीच में उसके सामाजिक कार्यकर्ता निरंतर काम कर रहे हैं। बिना सामाजिक कार्यकर्ता के कोई भी समाज जीवंत नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे से बातचीत करने के लिए, और ये बातचीत आपसे लगातार जारी रहेगी। अलग अलग मुद्दों में आपको बुलाएंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी। जय भीम। शुक्रिया शुक्रिया, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय भीम।